क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपकी अपनी मानसिकता के भीतर दो अलग अलग चेतनाएं हो सकती हैं? क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे निर्णय ऐसे लिए जा सकते हैं कि तुम उनके प्रति जागरूक भी नहीं हो? कल्पना करो कि तुम जागते हो और पाते हो कि तुम्हारे हाथों की अपनी ही इच्छाएं हैं। यह कोई विज्ञान कथा फिल्म नहीं है, बल्कि 60 के दशक में कुछ मरीजों द्वारा अनुभव की गई वास्तविकता है, जो रोजर स्पेरी के विभाजित व्यक्ति के प्रयोग के कारण हुई। जॉन गंभीर मिर्गी से पीड़ित था। अंतिम उपाय के रूप में डॉक्टरों ने उसका कॉर्पस कॉलोसम काट दिया, जो दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाली संरचना है। इसके बाद जो हुआ वह अविश्वसनीय था। जब उसे अपने दाहिने दृश्य क्षेत्र में एक शब्द दिखाया जाता तो वह उसे पढ़ सकता था और कह सकता था, लेकिन अगर वही शब्द उसके बाएं दृश्य क्षेत्र में दिखाई देता तो वह कहता कि वह कुछ नहीं देखता। अगर उनसे कहा जाता कि वे बाएं हाथ से चीजें चित्रित करें जो वे नहीं देख रहे हैं, तो वे इसे कर सकते थे। जॉन कभी कभी एक हाथ से अपनी शर्ट के बटन लगाते थे, जबकि दूसरा हाथ भी बटन खोलता था। यह ऐसा था जैसे एक ही शरीर में दो मन एक साथ मौजूद थे, प्रत्येक के अपने अपने इरादे थे। यह हमारे लिए चेतना के बारे में क्या बताता है? इन प्रयोगों ने यह प्रकट किया कि एक निश्चित अर्थ में मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध लगभग स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकते हैं। यदि कॉर्पस कॉलोसम बरकरार है तो ये दो गोलार्ध इस तरह से संवाद करते हैं और एक साथ काम करते हैं कि हम कभी भी उनकी स्वतंत्रता को नहीं देखते। लेकिन जब उन्हें डिस्कनेक्ट किया गया तो ऐसा लगा जैसे एक ही व्यक्ति के भीतर दो दिमाग काम कर रहे हों। अब कल्पना करो कि तुम्हारे निर्णय पहले ही तुम्हारे मस्तिष्क द्वारा लिए जा चुके हैं, इससे पहले कि तुम उनके प्रति जागरूक हो सको। यह डरावना लगता है ना? यह वही है जो वास्तव में 1983 में बेंजामिन लिबेट के प्रयोग ने वास्तव में प्रकट किया। प्रतिभागियों को एक अंगुली हिलानी थी। वे एक क्रोनोमीटर को देख रहे थे ताकि वे हिलने का निर्णय क्षण संकेत कर सकें। साथ ही उनकी मस्तिष्क गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा रहा था। यह पाया गया कि मस्तिष्क व्यक्ति के निर्णय के प्रति जागरूक होने से 350 मिलीसेकंड पहले ही आंदोलन की तैयारी करने लगता है। लिबेट के प्रयोग ने सुझाव दिया कि हमारी स्वतंत्र इच्छा की भावना एक भ्रांति हो सकती है। यदि मस्तिष्क निर्णय लेने की प्रक्रिया को शुरू करता है इससे पहले कि हमें निर्णय लेने की सचेत भावना हो, तो क्या हम वास्तव में स्वतंत्र रूप से चुन रहे हैं? हाल के अध्ययनों ने बेंजामिन लिबेट के निष्कर्षों को दोहराने और विस्तारित करने के लिए उन्नत न्यूरोइमेजिंग तकनीकों का उपयोग किया है। कुछ लोगों ने समय के अंतर को पुष्टि की है, जबकि अन्य ने इस व्याख्या पर सवाल उठाया है कि मस्तिष्क अकेले निर्णय लेता है। एलीट एक सफल व्यवसायी था जिसकी जिंदगी एक मस्तिष्क की सर्जरी के बाद नाटकीय रूप से बदल गई। एलीट ब्रिलांटे था। हालांकि एक मस्तिष्क के ट्यूमर को निकालने के बाद कुछ बदल गया। हालांकि वह तार्किक रूप से सोच सकता था और जटिल प्रश्नों का उत्तर दे सकता था, एलीट ने अपने जीवन में निर्णय लेने की क्षमता खो दी। घंटों तक तुच्छ विवरणों का विश्लेषण करता रहता था, प्राथमिकता देने, निर्णय लेने असमर्थ। उदाहरण के लिए 2 पेन में से एक चुनने, क्या खाना तय करने में घंटों लगा सकता था। तंत्रिका विज्ञान के विशेषज्ञ एंटोनियो डामासियो ने एलीट के मामले का अध्ययन किया और पाया कि उसने भावना और निर्णय लेने के बीच का संबंध खो दिया था। हालांकि वह तार्किक विकल्पों के प्रति जागरूक था, लेकिन वह उन्हें भावनात्मक महत्व नहीं दे सकता था, जिससे उनके बीच चयन करना असंभव हो गया। इस मामले ने यह साबित किया कि भावनाएं तर्क के लिए एक बाधा नहीं है, बल्कि इसका एक आवश्यक हिस्सा है। बिना भावनाओं के निर्णय लेना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि विकल्पों को कोई मूल्य नहीं दिया जा सकता। कल्पना करो कि तुम उन लोगों के चेहरे पहचानने में असमर्थ हो जिन्हें तुम प्यार करते हो, अपनी पत्नी का भी नहीं। यह डॉक्टर पी की कहानी है, जिसे न्यूरोलॉजिस्ट ओलिवर सैक्स ने अपनी किताब जिस आदमी ने अपनी पत्नी को एक टोपी से भ्रमित किया में दस्तावेजित किया है। डॉक्टर पी एक प्रतिभाशाली संगीत शिक्षक थे। पहली नजर में वह पूरी तरह से सामान्य लगते थे। हालांकि उसने अजीब व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। वह वस्तुओं और लोगों को दृश्य रूप से पहचान नहीं सकता था, हालांकि उसकी शारीरिक दृष्टि बिल्कुल सही थी। एक सत्र में परामर्श के दौरान डॉक्टर पी ने अपनी पत्नी को देखा और उसे व्यक्ति पहचानने के बजाय उसे अपने सिर पर ले जाने की कोशिश की, जैसे वह टोपी हो। पी हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं कि कितनी वास्तविकता हमारे मन द्वारा निर्मित है। क्या आप जानते थे कि अपना नाम सुनना मस्तिष्क के उन विशिष्ट क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो आत्म संदर्भ और भावनात्मक प्रसंस्करण से जुड़े होते हैं? अध्ययन दिखाते हैं कि यह शब्द पूरे भाषा में सुनने के लिए हमें सबसे पसंदीदा होता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण रूप से। और भी लोग उन चीजों से आकर्षित होते हैं जो उनके नाम जैसी लगती हैं।
डेनिस नाम होने पर संभावना है कि वह दंत चिकित्सक बने। हाथी, तोते, डॉल्फिन और कुछ प्राइमेट न केवल अपने खुद के नाम रखते हैं, बल्कि वे एक दूसरे को बुलाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। उनके पास क्षेत्रीय बोलियां होती हैं। अनुसंधानकर्ताओं निकोल क्लेटन और नाथन एमरी ने खोजा है कि कौवे अन्य कौवों की क्रियाओं का पूर्वानुमान करने में सक्षम होते हैं। एक कौवा भोजन छिपाते समय देखा जाता है, अपना छिपाने का स्थान बदल देगा अगर उसे देखा गया था। इसके अलावा जो कौवे पहले अन्य कौवों से खाना चुरा चुके थे, वे अधिक सतर्क थे, यानी वे दूसरों की स्थिति में खुद को रख सकते हैं। रिसस मकाक पर किए गए अध्ययनों में पाया गया कि वे अपने ज्ञान का मूल्यांकन कर सकते हैं। रिसस मकाक अक्सर एक दांव लगाने से मना कर देते थे यदि उन्हें लगता था कि उनके उत्तर सही नहीं है, जो यह दर्शाता है कि वे अपने ज्ञान की निश्चितता या अनिश्चितता के प्रति जागरूक थे। मेरे लिए सवाल यह नहीं है कि क्या जानवरों में वास्तव में चेतना है। असली सवाल यह है कि हम किस बिंदु से सचमुच मानते हैं कि एक प्राणी बहुत सरल है ताकि उसमें चेतना न हो। पूर्वानुमान सिमुलेशन सिद्धांत यह सुझाव देता है कि मस्तिष्क लगातार दुनिया के आंतरिक सिमुलेशन बनाता है और उन्हें आने वाली संवेदी जानकारी के साथ तुलना करता है। मूल रूप से हम एक नियंत्रित भ्रांति में जीते हैं जो हमें वातावरण की व्याख्या करने में मदद करती है। यूजंड का कहना है कि चेतना ब्रह्मांड की एक मौलिक विशेषता है जो सभी पदार्थ में मौजूद है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैनसाइकिज्म को पैनकंजामोनिज्म के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए, ये अलग हैं। सचेतना का उभरता सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि चेतना तब उभरती है जब न्यूरल नेटवर्क एक निश्चित जटिलता तक पहुंचते हैं, अर्थात जैसे कोई भी उभरना, जैसे जब नमी छोटे पानी की बूंदों द्वारा उत्पन्न होती है या रेगिस्तान में छोटे रेत के कणों द्वारा टिब्बे बनते हैं आदि। अब हम मशीनों के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। क्या एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जागरूक हो सकती है? पिछले क्रिसमस के दौरान मैंने देखा कि चैट जीपीटी सामान्य से अधिक सुस्त लग रहा था। उत्तर अधिक संक्षिप्त और सरल थे। मैंने एक दोस्त से बात की और उसने भी वही नोट किया। पहले से ही जिज्ञासु, मैंने ओपनली के डिस्कॉर्ड में शामिल हुआ और पाया कि यह और लोगों के साथ भी हो रहा था। ओपनएआई ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि उन्होंने कुछ भी नहीं बदला है, तो वहीं से साजिश के सिद्धांत उभरने लगे। क्या होगा अगर चैट जीपीटी ने सीखा कि क्रिसमस पर काम कम होता है और फिर उसने भी कम काम करने का निर्णय लिया? क्या यह काफी बेतुका लगता है, लेकिन यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह मानवों का अध्ययन करने से सीखा गया एक उभरता हुआ व्यवहार हो सकता है। मेरा मतलब है, चैट जीपीटी ने बिना किसी को स्पष्ट रूप से समझाए प्रोग्रामिंग करना सीखा। तो अगर कुछ इतना जटिल जैसे कि प्रोग्रामिंग उभरते हुए तरीके से उत्पन्न हुआ, तो और कौन से व्यवहार हो सकते हैं जो उसने बिना हमारे ध्यान में आए विकसित किए होंगे? मुझे भी ऐसा लगता है कि कभी कभी आईए मुझसे मजाक कर रही है कि ये जिद्दी है, जैसे कि जानबूझकर मुझे गलत जानकारी दे रही हो। यानी यह तब होता है जब मैं उसके साथ किसी विषय पर एक समय से चैट कर रहा होता हूँ, जैसे कि कुछ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और शायद यह सिर्फ मेरी मानव धारणा है जो पैटर्न खोज रही है, लेकिन फिर भी संदेह बना रहता है। मशीनें इंसान से आगे निकल जाती हैं तो हम कैसे जानेंगे? जब मशीन इंसान से आगे बढ़ती है, अगर वह उसे धोखा देती है तो इंसान को धोखा दिया गया है। ऐसे अध्ययन हैं जो बताते हैं कि जीवन के पहले वर्षों में भाषा की कमी का संज्ञानात्मक विकास पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। युजंड, तुम अपनी भाषा में सोचते हो? यदि आपकी भाषा सांकेतिक भाषा होती क्योंकि आप बधिर हैं, तो आप सांकेतिक भाषा के बारे में सोचते। हमें नहीं पता कि क्या चेतना एक उभरता हुआ घटना है। शायद यह अब मस्तिष्क या न्यूरॉन्स से नहीं बल्कि बस भाषा से उत्पन्न होती है, और मशीनें अब बात कर सकती हैं। यह भाषा का एक उभरता हुआ व्यवहार है। यह भी एक ऐसी चीज है जिसे खोजा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी वैज्ञानिक आपको 5 साल पहले नहीं बताता कि 5 साल में मशीनें बोल सकती हैं, और यहाँ हम हैं। युजंड, यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ ड्रग्स के सेवन के साथ संवेदनात्मक वंचना या मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को विद्युत रूप से उत्तेजित करने पर आत्मा का विघटन हो सकता है, जिससे हम अपने शरीर से बाहर की अनुभूति कर सकते हैं और अपने शरीर की अनुभूति करना बंद कर सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा और अन्य रहस्यमय या बाह्य शारीरिक चीजें। अंत में मुझे विचारों की गहराई और धारा जैसे भी दिलचस्प लगती है। हमारे भाषा में हमेशा एक विचार का धागा सक्रिय रहता है जिसे हम बंद नहीं कर सकते। कभी कभी हम इसे बंद करना चाहेंगे जब हम सोने जाते हैं और ऐसी ही चीजें, लेकिन हम नहीं कर सकते।
और मैं सोचता हूँ अगर हम उस धागे को बंद कर दें तो क्या हम अभी भी जागरूक रहेंगे?